नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के दिल्ली दौरे की चर्चाओं से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। दिवाली से पहले विधायकों को जल्द मिल सकता है तोहफा, कैबिनेट विस्तार पर टकटकी। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर वासियों को दी करोड़ों की सौगात। 15 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। समूह की महिलाओं को सौंपी ई रिक्शा की खुशियों की चाबी। उत्तराखंड में फिर गरमाया डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। बिना दस्तावेजों के प्रदेश में बसाए जा रहे लोग। सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। और रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के महाधिवेशन में हुआ बवाल। यूकेडी नेताओं ने दिखाई दबंगई। पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी, मामले में जांच शुरू। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं तब कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जल्द ही कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आ गई कैबिनेट विस्तार की घड़ी। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी वापस लौटते ही देंगे खुशखबरी। लंबे समय से चल रहा कैबिनेट विस्तार का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे से इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के बयान के बाद कैबिनेट विस्तार की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से इस संबंध में बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि हम कैबिनेट कोई जानबूझ कर सरकार हो, कभी बाई इलेक्शन आ जाता है, किसी विधायक का देहांत हो जाता है, फिर लोकसभा चुनाव आ जाते हैं, फिर नगर निगम के चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव। तो ऐसे टाइम पे हम एक नए उत्साह के कार्यक्रम को ले नहीं सकते, क्योंकि हमको इसमें जमीन में युद्ध लड़ना होता है, जमीन की युद्ध की तैयारी रहती है। अब एक माहौल बना है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में अभी गए थे, अभी 17 को जाने वाले हैं, उनकी बातचीत होगी और बहुत जल्दी जो हमारे 5 रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। बीजेपी विधायक खजान दास ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेक है, लेकिन केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की रायशुमारी के बाद इसे जल्द किया जा सकता है। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार में योग्य विधायक न होने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस के हैं। अमित शाह जी इस बात को कह गए थे और उनकी बात मुझे बार बार याद आती है। एक आप पत्रकार मित्र ने पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहा योग्य विधायक मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो योग्य विधायक मिल ही नहीं रहे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस के सौरभ बोगड़ा ना होते, कांग्रेस के सुबोध उनियाल ना होते, कांग्रेस की रेखा आर्य ना होती, कांग्रेस के सतपाल महाराज ना होते, क्या कर रही होती भाजपा? अब योग्य विधायक कहाँ से लाएं? योग्य विधायक चुने ही नहीं गए, उनके टिकट ही नहीं दिया उन लोगों ने। तो योग्य विधायक न मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में साल तो बदल गए, लेकिन मंत्रिमंडल का गणित वही पुराना और उलझा है। ऐसे में अब जनता और विधायक दोनों की निगाहें बस इस पर टिकी हैं कि आखिर कब मंत्री पद भरे जाएंगे या एक बार फिर ये चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं बनकर ही रह जाएंगी। चंपावत विधानसभा दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर वासियों को 15 विकास योजनाओं की सौगात दी है। दरअसल सीएम धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यालय कैंप कार्यालय का भवन का
इसके साथ ही 36.30 करोड़ की 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई-रिक्शा की खुशियों की चाबी भी सौंपी। सीएम धामी ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक नई शुरुआत है। चंपावत आदर्श चंपावत बने, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार विकास योजनाओं पे धन आवंटन किया जा रहा है, नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको कार्य रूप दिया जा रहा है और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंजाबाग तिराहे पर 215 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि हमारे देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक भी है। ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर खूब भरी हुई लोगों के अंदर और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमको सफलता मिली और हमारी नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति प्रेरित करता रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मेलाघाट सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। बता दें कि 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा कार्य, रोड साइनेज की स्थापना समेत कई अन्य कार्य इसमें होने हैं। सड़क सुधारीकरण से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात की सुविधा के साथ ही सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े अवसरों को भी नई दिशा मिलेगी। खटीमा मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है क्योंकि गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन के साथ साथ बिना दस्तावेजों के लोगों को बसाने का काम प्रदेश में हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठने लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर प्रदेश के कई जगह से गलत तथ्यों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायत मिल रही थी। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय अलर्ट मोड पर आ गया और संबंधित मामले में न केवल जिलों में सत्यापन के काम को तेज करने के निर्देश दिए, बल्कि संबंधित शिकायत के ऊपर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन के साथ साथ बिना दस्तावेजों के लोगों को बसाने में जिस किसी की भी मिलीभगत पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं। देखिए, वो उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में जिनका भी कहीं न कहीं मिलीभगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन अभियान चलाएं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र तैयार किए जाने की बात सामने आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया कोई शिकायतें यहाँ प्राप्त हो रखी थी यहाँ पे कि कुछ जो हमारे रजिस्टर्स है या कोई हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ खुरदबूद की बात आई है सामने, तो इसकी भी जांच कराई जाएगी। संबंधित जो ग्राम प्रधान है व संबंधित अधिकारी है उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रायोरिटी पे यही है कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आता है यहाँ पे और किस प्रकार के बिना जांच के अगर इस प्रकार से यहाँ पे आधार कार्ड या अन्य राशन कार्ड पे नाम दर्ज कराते हैं वहाँ पे, तो ये एक गंभीर मामला है। जनपदीय अधिकारी, जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी इसका अलग अलग जनपदों में सत्यापन ड्राइव चल रहा है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए बीजेपी डेमोग्राफिक चेंज और धार्मिक भावनाओं का मुद्दा बनाकर सत्ता में फिर से काबिज होना चाहती है। कि मुख्यमंत्री जी ने माना है कि उनके अधिकारियों की मिली भगत से इस प्रकार के काम हो रहे हैं, हालांकि ऐसा देखने में नहीं आया है। चुनाव का समय है, राज्य में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये लोगों को डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर और धार्मिक भावनाएं भड़काकर ये सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहते हैं। स्थिति ये है कि आज पूरा राज्य कांग्रेस के समय से भी खुशहाल है। कांग्रेस के समय पे जो डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर हुए थे उसके बाद कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेज बनाए जाने की शिकायत से सरकार अलर्ट मोड के साथ साथ एक्शन में भी दिखाई दे रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अपनी सरकार, अपने अधिकारी, अपनी नौकरी। जब मन चाहे किसी को नौकरी दे दो, जब चाहे सैलरी बढ़वा दो। अब ऐसा ही आरोप बीजेपी विधायक पर लग रहा है। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान पर अपने भतीजे को सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने का गंभीर आरोप बेरोजगार संघ ने लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। सवालों के घेरे में बीजेपी विधायक, सरकारी विभाग में भतीजे की लगवाई नौकरी, बेरोजगार संघ ने लगाया आरोप। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अपनी सरकार, अपने अधिकारी और अपनी नौकरी। जब मन चाहे किसी की नौकरी लगवा दे और जब चाहे सैलरी बढ़वा दे। अब ऐसा ही आरोप बीजेपी विधायक पर लग रहा है। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान पर अपने भतीजे को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने का आरोप बेरोजगार संघ ने लगाया है। दरअसल वायरल हो रहा ये लेटर बीजेपी विधायक सुरेश चौहान से जुड़ा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आरोप है कि माननीय विधायक जी ने नियमों की अनदेखी करते हुए अपने भतीजे की नियुक्ति की सिफारिश की और भतीजे आकाश चौहान की नौकरी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी में पीआरडी के जरिए एक स्वयं सेवक कनिष्ठ अभियंता सिविल के तौर पर लगवा दी। हैरानी होती है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जेई की इस भर्ती पर मात्र एक नियुक्ति निकाली। 19 जून 2025 को नियुक्ति के लिए सिर्फ एक आवेदन मिला और उसी शख्स को नौकरी पर रख भी लिया गया। यह खुलासा बेरोजगार संघ ने आरटीआई से किया है। बेरोजगार संघ ने जिम्मेदार अफसरों से सवाल भी पूछे हैं, हालांकि हम इस वायरल लेटर की पुष्टि नहीं करते। एक नियुक्ति निकलती है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, यानी कि आपदा विभाग में एक नियुक्ति निकलती है जिसको एक तरह से जबरदस्ती नियुक्ति जो है की जाती है पीआरडी के माध्यम से। यानी कि पीआरडी एक नियुक्ति करवाता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी में और यह नियुक्ति साथियों जेई की होती है, जेई सिविल की, और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति अप्लाई करता है और वो शख्स होता है साथियों गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जी के भतीजे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी को भी भ्रष्ट बताया है। अधिकारी को हटाने की भी मांग की गई है। ये एक तरह से जिला युवा कल्याण अधिकारी है उत्तरकाशी का और साथियों एक नंबर का, अगर आप इसे कहेंगे कि एक नंबर का इस पे भ्रष्टाचार के आरोप है। एक तरह से जो कांडी शब्द अगर मैं इसको यूज करूं वो भी कम है साथियों इस अधिकारी के लिए। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी वहां पर यह अधिकारी बैठाया गया है। 10 साल से यह अधिकारी वहीं पर है साथियों। विजय प्रताप भंडारी 10 साल तक वहीं पर है।
उधर उत्तराखंड बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने किसी सगे संबंधी को नौकरी पर नहीं रखवाया है। उनके जिसकी वो बात की जा रही की नियुक्ति दी गई है, किसी भी प्रकार की नियुक्ति उनके द्वारा नहीं दी गई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके कोई वो रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं है और जो 35,000 रुपये वेतन की बात कर रहे हैं वो 35,000 के वेतन पर भी कोई कर्मचारी नहीं रखा गया है। तो ये कहीं न कहीं मुझे निराधार खबर नजर आती है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी के इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखती। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको मालूम है एम्स में कितने सैकड़ों लोग बाहर से आकर नियुक्ति हो गई। कहाँ पारदर्शिता है? खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। एक पद में या तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के रिश्तेदारों की नौकरी लग रही है और या पैसा लेकर के जो पैसा दे पा रहा है, जिसकी जेब भारी है, उनकी नौकरी लग रही है। इस लेटर के वायरल होने और मामला सामने आने के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी जो पहाड़ और पहाड़ियों के विकास की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, लेकिन इसी पार्टी ने पहाड़ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यूकेडी नेताओं ने दबंगई दिखाते हुए पहाड़ के ही पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। कार्यक्रम था पार्टी का अध्यक्ष चुनने का। एक तो यूकेडी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, दूसरी तरफ मंच पर ही हंगामा खड़ा कर दिया और जब इसकी कवरेज पत्रकारों ने की तो यूकेडी के नेता उनके साथ ही बदसलूकी करने लगे। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से इस कार्यक्रम में राजनीतिक मर्यादा तार-तार की गई है, इस रिपोर्ट में देखें। ये कैसी पहाड़ी यूकेडी, ना तो चुन पाई अध्यक्ष, ना ही दिखा पाई मर्यादा, पहाड़ के ही पत्रकार को पीट डाला। ये कहा कि राजनीतिक मर्यादा। उत्तराखंड के गठन की आवाज राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उठाई थी और अलग राज्य का सपना साकार हो पाया था। लेकिन आज इसी क्षेत्रीय दल यूकेडी की ना तो कोई सियासी जमीन बची है और ना ही कोई राजनीतिक मर्यादा। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए। प्रयास किया गया कि आप सहमति दो। नेताओं लोगों का होगा, मैं तो ऐसे में तो हमारे साथ इस पार्टी का घंटादार ऐसी होगा। ये नजारा है नैनीताल के रामनगर का। यहाँ कार्यक्रम के दौरान यूकेडी के नेताओं ने खबर की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार को ही पीट दिया। उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका फोन छीना गया। ये वही सियासी पार्टी है जो पहाड़ और पहाड़ियों के विकास का दम भरती है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। बता दें कि यूकेडी का महाधिवेशन चल रहा था। इसी दौरान हंगामा मच गया। केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। माहौल तब और बिगड़ गया जब कवरेज कर रहे निजी चैनल के पत्रकार के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी कर दी। उनका मोबाइल और माइक छीन लिया गया और रिकॉर्ड की गई वीडियो डिलीट करवा दी गई। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया जगत में जबरदस्त आक्रोश है और पत्रकार सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीरमदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहाँ उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडिया कर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और फिर उसके बाद जो है बाहर ले जाकर के भी उन्होंने उनका मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद उसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगे और पूरा वीडियो उन्होंने ये देखने की कोशिश की मोबाइल खोल के कि कहीं वीडियो तो नहीं भेजा उन्होंने हमारे रिकॉर्डिंग का, और उन्होंने अभद्रता करनी चालू कर दी और गाली गलौज और काफी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। यूकेडी जो नहीं चाहती थी कि पार्टी की सच्चाई बाहर आ जाए, कार्यक्रम के दौरान आपस में उलझे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई सुर्खियां बन जाए। यही कारण है कि जब पत्रकार ने इस मामले को कवर करना शुरू किया तो यूकेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है।
सरकार बंधु के द्वारा हमें तहरीर प्राप्त हुई है कि यूपीडी के सम्मेलन में उनके साथ कुछ छीना झपटी और इस तरह की कोई घटना हुई है। उस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी। मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि उस प्रक्रिया में जो वो चुनाव की प्रक्रिया थी, हमने साफ तौर पे पत्रकार साथियों से निवेदन किया था कि ये हमारा पारिवारिक मामला है और इसे आप संपन्न होने दें। लेकिन फिर भी चलिए, पत्रकार साथी वहां पे आ गए और वो वीडियो कवरेज कर रहे थे। उनके साथ किन्हीं लोगों ने वहां पर बदसलूकी की है या मारपीट की है। जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि वो हमारा कार्यक्रम था, तो हम सार्वजनिक माफी मांगते हैं पत्रकार साथियों से। कितनी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का उदय ही राज्य गठन के साथ हुआ, वो पार्टी खुद को प्रदेश में सही तरह से स्थापित तक नहीं कर पाई। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये दल अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुका है। एक जमाने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी तूती बोलती थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था। इसकी वजह से उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया, लेकिन राज्य बनने के बाद जनता ने इस राजनीतिक दल को 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में ही आईना दिखा दिया। 70 में से यूकेडी केवल 4 सीटें ही ले पाई। इसके बाद इस क्षेत्रीय दल का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरता गया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी के विधायकों की तादाद विधानसभा में 3 रह गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस दल का केवल एक विधायक प्रीतम पवार यमुनोत्री विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचे। बाद में प्रीतम पवार ने भी उत्तराखंड क्रांति दल से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद ले लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो यूकेडी का एक भी विधायक नहीं बन पाया। इस क्षेत्रीय दल का सुपड़ा साफ हो गया। आज ये क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ अपनी बची खुची छवि को भी धूमिल कर रहा है। अब पहाड़ के पत्रकार के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से यूकेडी की किरकिरी हो रही है। रुड़की के मंगलोर टांडा बनेड़ा गांव में सांसद खेल महोत्सव अभियान संकल्प विकसित भारत के तहत ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 3000 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, इसके अलावा कई अन्य खेल शामिल है। खेल महोत्सव का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है। आज यहाँ टांडा बनेड़ा गाँव में मेरे प्रतिभाशाली बच्चों का खेल है और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि ये जो मैं गांव-गांव, विद्यालय सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत खेल करा रही हूँ, इनमें अनेक प्रतिभाएं निखर कर आएंगी जो कल मेरे देश का नाम रोशन। नैनीताल जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया है। उन्होंने जिले के विकास, आम जनता की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जिले के युवा खिलाड़ियों को अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदान में प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी। खेल प्रशिक्षकों के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है, उस दिन उनके पास खाली समय होता है, तो वो स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं, तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। देहरादून में एक पीड़ित परिवार के लिए जिला प्रशासन मसीहा बनकर आया है। दरअसल दून निवासी एक महिला ने बैंक से
17 लाख के कर्ज को माफ कराने की गुहार लगाई थी, जिसमें महिला द्वारा बताया गया था कि उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनका बेटा विकलांग है, उनके पति की मौत साल 2024 में हो चुकी है, रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। ऐसे में बैंक द्वारा उनके घर के कागज जब्त किए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने महिला का सहयोग करते हुए बैंक से घर के कागजात वापस दिलाए। इसके अलावा परिवार को राइफल क्लब से आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए गए। कुछ दिवस पूर्व हमारे पास जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में एक महिला आई थी, जिनका नाम श्रीमती शोभा रावत था। श्रीमती शोभा रावत जी का जो एक पुत्र है वो मानसिक रूप से विकलांग है और पूरी तरह से कार्य करने में अक्षम है। उनकी एक पुत्री है और दोनों ही बच्चे छोटे हैं और अभी कोई भी रोजगार नहीं करते हैं। तो श्रीमती शोभा रावत जी जो है एक समस्या लेकर आई थी जिलाधिकारी महोदय के पास, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने बैंक में जो है बैंक से एक लोन लिया था NBFC से, और उस लोन के कारण बैंक वालों ने लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उस लोन को पति की मृत्यु के बाद वो चुकता नहीं कर पाई थी, जिसमें महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा इसमें जो है इंटरवेंशन किया गया और बैंक और इन दोनों के मध्य में 5 लाख का लोन जो था उसको वन टाइम सेटलमेंट में कन्वर्ट कराया गया। बैंक ने भी इसमें हमें सहयोग देते हुए उस वन टाइम सेटलमेंट की जो शर्तें थी उस पर अग्री किया और अंततः हमने मात्र 10,000 रुपये में इस 5 लाख रुपए के लोन को कन्वर्ट कराया। क्योंकि हमने लोन लिया था 17 लाख रुपए, 17 लाख लोन लिया था, मेरे हस्बैंड लिया था लोन। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के कारण मतलब 5 लाख रुपए लगे था लोन। तो कह रहे थे कि लोन का बैंक वाले के लोन दो। हमने कहा सर कहाँ से दे, 25 साल का लड़का ले विकलांग है, बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। फिर हम वहाँ गए SDM जी के पास, DM सर जी के पास गए, तो वहाँ से उन लोगों ने फिर आगे हमारी मदद करी। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में बाल विकास परियोजना के तहत पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को कुपोषित और अति कुपोषित खान पान की जानकारी देने था, ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सके। जो आंगनबाड़ी की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे राशन हो गया, खजूर हो गया, अंडा मिल गया, हो गया, सब कुछ मिलता है। हर चीज़ बताया जाता है। घर में आके आशा लोग हमें समझाती है, हर चीज़ के बारे में बताती हैं। हमारे सरकार द्वारा इसमें पोषण माह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत अभी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आज दिनेशपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पोषण माह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता द्वारा 5 आंगनबाड़ी गर्भवतियों का गोद भराई और कुछ बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी के दिल्ली दौरे की चर्चाओं से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। दिवाली से पहले विधायकों को जल्द मिल सकता है तोहफा, कैबिनेट विस्तार पर टकटकी। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर वासियों को दी करोड़ों की सौगात। 15 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। समूह की महिलाओं को सौंपी ई-रिक्शा की खुशियों की चाबी। उत्तराखंड में फिर गरमाया डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। बिना दस्तावेजों के प्रदेश में बसाए जा रहे लोग। सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। और रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के महाधिवेशन में हुआ बवाल। यूकेडी नेताओं ने दिखाई दबंगई। पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी, मामले में जांच शुरू।